तो बहुत समय से बेंटन फैंस में ये डिबेट चला आ रहा है कि एलियन एक्स आखिर कितना ताकतवर है और वो क्या सच में बेंटन मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल एलियन है, और क्या बेंटन में कुछ ऐसे भी एलियन एक्स है जो अपने डिसीजंस को तेजी से ले सकते हैं, और क्या ये तेजी से डिसीजन लेने वाले एलियन एक्सेस क्या उन एलियन एक्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो एक डिसीजन लेने के लिए भी लाखों सालों तक सोचते हैं। और आज इस वीडियो में हम एलियन एक्स से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा मिस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं उन मिस्ट्रीज को तुम्हें एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। उसके दिमाग की दोनों आवाजों को आपस में बहस करके एक फैसले पर पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि एलियन एक्स कुछ कर दे। उसमें कितना वक्त लग सकता है? पता नहीं, कुछ अरब खरब साल। बेन, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? हाँ, वो वाकई सबसे ताकतवर एलियन रूप है, पर उसकी कीमत भी सबसे भारी है। एलियन एक्स को हम पहली बार एलियन फोर्स सीरीज में देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि ये ओमनिट्रिक्स के नए 10 एलियन के सेट का 10th एलियन है और इसलिए इसका नाम एलियन एक्स है। एक्स यानी रोमन न्यूमरल का 10। और एलियन फोर्स में जैसे ही बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही एलियन एक्स अपनी टाइम पावर्स का यूज करता है किसी डैम के डिस्ट्रक्शन को रिवर्स करने के लिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि एलियन एक्स की स्पीशीज सेलेस्टी सेपियन स्पेस टाइम से बाउंडेड नहीं है, यानी कि एलियन एक्स और उसकी स्पीशीज वाले स्पेस टाइम के दायरे में नहीं आते, जिसकी वजह से वो फ्रीली किसी भी टाइम में आ जा सकते हैं और उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, भले ही पूरी तरह नहीं मगर कुछ हद तक। आगे हम देखते हैं कि डैम के डिस्ट्रक्शन को रिवर्स करने के बाद बेन हिलना डुलना बंद कर देता है, क्योंकि सेलेस्टी सेपियंस ऐसा ही करते हैं। असल में हर सेलेस्टी सेपियन के अंदर 2 अलग अलग पर्सनालिटीज होती है जो उसकी तीसरी पर्सनालिटी को किसी भी तरह का एक्शन लेने से रोकती रहती है, और ये 2 पर्सनालिटीज 2 अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि सेरेना जो है लव और कंपैशन की आवाज, और बेलिकस जो एंगर और पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक तीसरी पर्सनालिटी भी होती है जो होती है एलियन एक्स की खुद की पर्सनालिटीज, जैसे कि बेन जब एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो तीसरी पर्सनालिटी की जगह बेन की कॉन्शियसनेस होती है, और अगर बेन को पूरे एलियन एक्स को कंट्रोल करना है तो सेरेना, बेलिकस और बेन को तीनों को एक डिसीजन पे अग्री करना होगा, तभी जाकर एलियन एक्स अपनी मैसिव पावर्स को यूज करेगा, नहीं तो वो हिलेगा भी नहीं। और एलियन एक्स की बाकी जो 2 पर्सनालिटीज है उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है और हर चीज का नॉलेज होता है, ताकि यह हर चीज पे डिबेट कर सके और सही डिसीजन ले सके, जिससे कि हमें पता चलता है कि एलियन एक्स के पास हाई इंटेलिजेंस और सुपीरियर जजमेंट की कैपेबिलिटीज है, और वो अपने पावर्स की वजह से अपने हर एक कदम को हजारों लाखों सालों तक सोचने के बाद ही उठाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि एलियन एक्स की स्पीशीज सेलेस्टी सेपियन अपने पावर्स को लेकर कितनी ज्यादा कॉन्शियस है, और वो अपने पावर्स के कॉन्सिक्वेंसेस को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जिससे पता चलता है कि सेलेस्टी सेपियन हर दूसरी स्पीशीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सुपीरियर स्पीशीज है। लेकिन इसी के साथ हमें बेन 10 ओमनिवर्स पे कुछ ऐसे सेलेस्टी सेपियंस भी दिखाए गए हैं जो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ तेज डिसीजंस भी ले सकते हैं और मन मर्जी से अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये सेलेस्टी सेपियन मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। मगर एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहने वाले सेलेस्टी सेपियन क्या करना है ये डिसाइड करने के लिए भी लाखों साल ले लेते हैं, और जो मिल्की वे गैलेक्सी में सेलेस्टी सेपियन रहते हैं उनके पास ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि वो तो अपनी पावर्स का यूज गैलेक्सी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए करते हैं। एंड इवन इनमें से कुछ लोग तो वॉरियर्स भी है, और ये लोग बाकी एलियंस की तरह एक सोशल ग्रुप में भी रहते हैं जहाँ मेल और फीमेल सेलेस्टी सेपियंस भी होते हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरे सेलेस्टी सेपियन है वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहते हैं, यूनिवर्स के बाहर, जहां यूनिवर्स के दूसरे किसी जीव की बेकार सोच तक उन तक नहीं पहुंच सकती। उन तक पहुंचने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, जो है प्रोफेसर पैराडॉक्स और है मैप ऑफ इन्फिनिटी। देख रहे हो, इस हद तक अपने आप को आइसोलेट करके रखा है उन्होंने। दूसरे जीव शायद उनके लिए कुछ भी नहीं है और वो उनकी शायद परवाह भी नहीं करते होंगे, बट दूसरी ओर जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेलेस्टी सेपियन है वो लोग तो गैलेक्टिक लॉ एंड ऑर्डर के गार्डियन बने फिरते हैं। So, how is this possible कि एक ग्रुप ऑफ सेलेस्टी सेपियंस जल्दी डिसीजन ले लेता है और दूसरा लाखों साल लगा लेता है? देखो, वैसे इस चीज का शायद कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है, और हो सकता है कि तुमने ये कई जगह सुना होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी वाले सेलेस्टी सेपियंस ने अपनी पर्सनालिटी पे काबू पा लिया है, मगर दैट्स जस्ट अ फैन थियरी, और इस थियरी में दम नहीं है।
क्योंकि अगर मिल्की वे गैलेक्सी के सेलेस्टी सेपियन फोर्ज ऑफ क्रिएशन के सेलेस्टी सेपियन से ज्यादा होशियार है और उन्होंने अपनी बॉडी और माइंड पे पूरा कंट्रोल ले लिया है, तो वो लोग बेन 10 यूनिवर्स के एक परफेक्ट गॉड हुए। उनके पास नॉलेज है, पावर है और वो सब कुछ कर सकते हैं। और तो और वो लोग स्पेस टाइम से भी अनअफेक्टेड रह सकते हैं। तो फिर उन्हें गैलेक्सी के लॉ एंड ऑर्डर का गार्डियन बनने की जरूरत ही क्या पड़ी? अगर वो लोग इन छोटे मोटे जीवों से काफी ज्यादा ऊपर है और समय से भी ऊपर है, तो फिर वो लोग खुद ही इन छोटे मोटे जीवों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो लोग फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहने वाले सेलेस्टी सेपियंस की तरह बाकी यूनिवर्स को इग्नोर करेंगे। मगर ये लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहने वाले सेलेस्टी सेपियंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही ये लोग फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहने वाले सेलेस्टी सेपियंस की तरह स्पेस टाइम से परे है। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये दो सेलेस्टी सेपियंस आखिर अलग क्यों है? और इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक नई थियरी चाहिए होगी। और थोड़ी देर तक सोचने के बाद आखिर मैंने इसके पीछे की एक लॉजिकल थियरी बना ही ली, जिसे मैं कहता हूँ द कैटेगरी थियरी, जिसमें कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन वाले सेलेस्टी सेपियंस और ये जल्दी डिसीजन लेने वाले सेलेस्टी सेपियंस को दो अलग कैटेगरी में रखा है। जिसमें कि जो प्योर सेलेस्टी सेपियंस है वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में होते हैं, सभी यूनिवर्स के जीवों की बकवास बातें और सोच से बहुत दूर। और जो हाइब्रिड सेलेस्टी सेपियंस है, यानी कि जो तेजी से डिसीजन ले सकते हैं, वो गैलेक्सी में रहकर बाकी जीवों के लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। यानी कि सेलेस्टी सेपियंस में दो अलग अलग कैटेगरी के सेलेस्टी सेपियंस होते हैं। अब अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझ लो कि हम इंसान हैं और एक टाइम पर हमारे ही प्लेनेट पर हम इंसानों की तरह ही हमारी ही एक कजन स्पीशीज हुआ करती थी जो अभी विलुप्त हो गई है, जिसे निएंडरथाल्स कहते हैं। अब निएंडरथाल्स ना ही इंसानों के पूर्वज हैं और ना ही इंसान निएंडरथाल्स के पूर्वज थे, बल्कि इन दोनों ही स्पीशीज का एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था, जिनसे कि ये दोनों ही बने हैं। और इंसान और निएंडरथाल में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी थी, सिवाय थोड़े बहुत फर्क को छोड़कर, जैसे कि हम इंसान उनसे थोड़े और ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निएंडरथाल बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थे, वो भी इंटेलिजेंट थे, लेकिन इंसान उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और कुछ इसी तरह है ये सेलेस्टी सेपियंस, जिनकी कुछ चीजें सिमिलर तो है लेकिन कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और सिमिलर चीजों की बात करो तो जैसे कि इनकी बॉडी का कलर, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टेलीपोर्टेशन और एक लिमिटेड रियलिटी मैनिपुलेशन जिसमें इनकी हीलिंग भी आती है। और वो इसी लिमिटेड रियलिटी मैनिपुलेशन की वजह से अपना शेप शिफ्ट भी कर सकते हैं। और डिफरेंसेस की बात करूं तो ये सिमिलैरिटीज से भी थोड़े ज्यादा है, जैसे कि प्योर वाले सेलेस्टी सेपियंस जो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में होते हैं वो स्पेस टाइम के दायरे में नहीं आते, जिसकी वजह से यूनिवर्स या पूरी की पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने पर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लस ये जैसे चाहे वैसे रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी लिमिटेशंस के, और जरूरत पड़ने पर पूरा का पूरा यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बट ये सब ये वाले सेलेस्टी सेपियंस नहीं कर सकते क्योंकि ये हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं। और थोड़े से हाइब्रिड होने की वजह से ये अपने सोच वाले हिस्से को तो काउंटर कर लेते हैं, मगर इनकी पावर्स भी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। और इस थियरी को प्रूव करने के लिए बेन 10 के एटॉमिक एक्स एलियन को ले लो, जो आधा एलियन एक्स के डीएनए से बना है। वो एलियन एक्स की तरह कुछ चीजें कर तो पाता है, मगर वो एलियन एक्स की तरह स्पेस टाइम के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये टाइम रेज और टाइम अटैक से अफेक्ट हो जाता है। और सेम हाल तेज डिसीजन लेने वाले सेलेस्टी सेपियंस का भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी यूनिवर्स के अंदर ही रह रहे हैं और आम जीवों की तरह कम्युनिटी बनाकर जीने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि इन सेलेस्टी सेपियंस की पूरी कम्युनिटी आ जाती है बेन को गैलेक्टिक कोर्ट ले जाने, बट एट द सेम टाइम फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जो सेलेस्टी सेपियंस है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन हमें बताया जाता है कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जो सेलेस्टी सेपियन है वो अपने मर्जी के मुताबिक रियलिटी को मैनिपुलेट करते रहते हैं। और यहाँ पे एक बहुत सही चीज बताई गई है कि इतने सालों से बेन 10 का जो आर्ट स्टाइल बदल रहा है वो सेलेस्टी सेपियंस की वजह से बदल रहा है, क्योंकि वो बार बार रियलिटी चेंज करते रहते हैं। और ये एक बहुत ही क्लेवर मूव था राइटर्स की तरफ से। सेलेस्टी सेपियंस बार बार यूनिवर्स को बदलते हैं, हमेशा हमेशा, यहाँ तक कि महान अजमत की आवाज और चेहरा भी कम से कम 3 बार बदला था। और साथ ही हमें दिखाया गया है कि बेन का जो एलियन एक्स डीएनए है वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन के सेलेस्टी सेपियंस से सिमिलर है, ना कि गैलेक्सी में रहने वाले सेलेस्टी सेपियंस के। इसीलिए बेन ग्लैडिएटर एलियन एक्स को अपने एलियन एक्स के सुपीरियर रियलिटी मैनिपुलेशन पावर से आसानी से हरा देता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि एलियन एक्स किसी तरह का एनर्जी वॉर्टेक्स क्रिएट कर लेता है, जिससे कि ग्लैडिएटर बच नहीं पाता और हार जाता है। तो ये थी मेरी
मेरी पर्सनल थियरी, और अगर तुम्हारे पास इससे बेटर कोई थियरी है तो तुम कमेंट सेक्शन में उसे फ्रीली लिख सकते हो, और जो सबसे अच्छी थियरी मुझे लगेगी मैं उसे पिन कर दूंगा। तो अब वीडियो का मेन क्वेश्चन कि क्या एलियन एक्स सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर तुम पूछोगे कि क्या कोई एलियन एक्स से भी ताकतवर है, तो भी मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि एलियन एक्स जैसे ओमनीपोटेंट कैरेक्टर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोलने में एक प्रॉब्लम है, चाहे फिर सच में एलियन एक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं दी ओमनीपोटेंस डिलेमा, जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें कि हम एलियन एक्स को कहे कि वो एक ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल तैयार करे जिसे वो भी नहीं उठा सकता। तो फिर क्या होगा, क्या एलियन एक्स उसे बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? अब अगर एलियन एक्स उसे बना भी पाया तो भी एलियन एक्स स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूव नहीं हो सकता, और ना भी बना पाया तो भी प्रूव नहीं हो सकता कि एलियन एक्स स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्योंकि देखो, एलियन एक्स अगर ऐसे मटेरियल को बना भी लेता है जिसे वो खुद नहीं उठा सकता, तो एलियन एक्स के पास एक ऐसा काम होगा जो वो नहीं कर सकता। और अगर एलियन एक्स ऐसा कोई मटेरियल नहीं बना पाता जिसे वो उठा ही ना सके, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो भी एलियन एक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उस हैवी मटेरियल को बनाने का काम ही नहीं कर पाया है। और ओमनीपोटेंट कैरेक्टर्स की तो खासियत होती है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते। तो तुम ही बताओ कि क्या एलियन एक्स स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ या नहीं हुआ? वैसे ये सारी चीजें जो मैंने अभी तुम्हें बताई जोक थी, उन कैरेक्टर्स का मजाक उड़ाने के लिए जो ओमनीपोटेंट होते हैं, क्योंकि फैंस उन्हें इस तरह से ओवररेट कर लेते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और एलियन एक्स के फैंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और ये सवाल एलियन एक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है या नहीं, इसका जवाब है कि एलियन एक्स भले ही सब कुछ ना कर सकता हो, मगर वो फिर भी हर स्पीशीज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक ऐसा इकलौता जीव है जो दूसरे जीवों से बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और मैंने बहुत सारे एनिमेशन फैंस को देखा है कि वो एलियन एक्स जैसे कैरेक्टर्स को और दूसरे किसी शो के ओमनीपोटेंट कैरेक्टर से कंपेयर करने लगता है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखो भाई, ऐसा मत करो, क्योंकि ये सारी स्टोरीज जो लिखी गई है वो तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग को बढ़ाने के लिए लिखी गई है। और अगर तुम कैरेक्टर्स को दूसरे कैरेक्टर से लड़ाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कैरेक्टर्स की डेप्थ को समझना नहीं आएगा, और ना ही उनके पीछे की लॉजिकल रीजनिंग समझ आएगी कि किस रीजन के आधार पर इस कैरेक्टर को डिजाइन किया गया है। एट द एंड ये सारे जो साइफाई शोज है वो हमारे लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करने के लिए है, जिसे स्टोरीज के फॉर्म में हमें प्रेजेंट किया जाता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर तुम्हें इस वीडियो में प्रेजेंट की गई थियरीज और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। इस चैनल की रीच को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो शायद इस चैनल की रीच थोड़ी बढ़ जाए। तो अब मैं भी मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।